बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त इसराइल में गैर मामूली हलचल पाई जा रही है और इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स नजर आ रहा है जरा गौर से देखिए। ये वही शख्स है जो इसराइल के इंतहाई हसास वॉर रूम के अंदर बैठा हुआ था। इस वॉर रूम में 7 जर्नल्स मौजूद थे, इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान थे और ये शख्स भी वहीं मौजूद था। हैरत अंगेज बात यह है कि अब इसी शख्स पर जासूसी का इल्जाम लग चुका है। कुछ हल्के कह रहे हैं कि वो ईरान का जासूस था, कुछ का कहना है कि वो किसी और मुल्क के लिए काम कर रहा था, लेकिन एक बात तय है कि उसने निहायत संगीन नौयत के गलत और खतरनाक काम किए। अब जरा गौर से सुनिए कि इस शख्स ने असल में क्या किया और क्या वाकई वो ईरान के लिए इसराइल के राज अफशा कर रहा था। सूरत हाल इस वक्त इंतहाई अजीब रुख इख्तियार कर चुकी है। हमने हमेशा ये देखा कि गद्दारी के इल्जामात ईरान के अंदर सामने आते हैं, लेकिन इस बार इसराइल के अंदर ही एक शख्स को गद्दार करार दिया जा रहा है। कहानी कुछ यूं है कि ये शख्स खुद को कैप्टन जाहिर करके सामने आया, हालांकि हकीकत में ना वो कैप्टन था और ना ही फौज का कोई रुकन। उसने झूठा तारुफ करवाया कि वो कैप्टन है। इसी बुनियाद पर वो हसास वॉर रूम में दाखिल होता रहा, वहां बैठता, इंटेलिजेंस एजेंसियों, जर्नल्स और टॉप लेवल आर्मी क़यादत के साथ मौजूद रहता। वो तमाम गुफ्तगू सुनता, उसे रिकॉर्ड करता और फिर ये सारी मालूमात आगे मुंतकिल करता रहा। कहा जा रहा है कि उसने वॉर रूम की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, डेटा और इंतहाई हसास मालूमात लीक की। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मालूमात किसको दी जा रही थीं? सबसे अहम बात यह है कि आज इसराइल की सुप्रीम कोर्ट में इस शख्स ने खुद ये मुतालबा किया कि इसका नाम और शनाख्त जाहिर की जाए ताकि अवाम को हकीकत मालूम हो सके। इसकी दरख्वास्त पर अब इसका नाम और मुकम्मल डेटा मंजर-ए-आम पर ला दिया गया है। अब असल सवाल ये खड़ा होता है कि इतने खुफिया और महफूज वॉर रूम में इस शख्स को दाखिले की इजाज़त किसने दी और क्या वाकई ये ईरान का जासूस था जो इस हद तक इसराइली सिस्टम के अंदर घुस आया? आप खुद सोचें, इसराइल में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात होते हैं। वो दुनिया में किसी को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो क्या वाकई कोई शख्स यूं ही मुंह उठाकर इतनी हसास जगह में दाखिल हो सकता है? इत्तलाहात के मुताबिक फौज के अंदर ही कुछ खास लोगों ने इसकी पुष्टपनाही की। बताया जा रहा है कि एक कर्नल ने दस्तखत करके इसकी एंट्री करवाई और इसे वॉर रूम में भेजा। बाद में ये बात सामने आई कि ना वो कैप्टन था और ना ही फौज से इसका कोई ताल्लुक था। इसका असल काम सिर्फ और सिर्फ मालूमात इकट्ठी करना और उन्हें गैर मजाज लोगों तक पहुंचाना था। वो ये मालूमात ईरान को देता था, लुबनान को देता था या किसी और को। इस हवाले से अभी तक हतमी तौर पर कुछ वाज़ेह नहीं हो सका। फिलहाल इसराइली हुक्काम की जानिब से इस मामले पर खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन इसराइली अवाम और तज्जियाकार ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के लिए काम कर रहा था। और अगर वाकई ये बात दुरुस्त साबित होती है कि ईरान ने इसराइल के अंदर इस हद तक रसाई हासिल कर ली, तो फिर ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। देखिए, ईरान ने जो हालिया जंग लड़ी है उसमें जो हमले किए गए वो निहायत अहम और इंतहसास इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर थे। आप इसकी गहराई का शायद अंदाजा भी ना कर सकें। एक तरफ ईरान ने बराह रास्त मिसाइल दाग कर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और दीगर अहम तंसीबात को निशाना बनाया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे मकामात भी थे जहां मखसूस इलाकों में इनके लोग मौजूद थे। वो खुद वहां पहुंचे और टारगेट को हिट किया। यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बगैर ह्यूमन इंटेलिजेंस के इस सतह का ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं। ईरान ने ज़मीनी मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। बाद में यह भी सामने आया कि इन्हीं मकामात पर छुपे हुए कई इसराइली जनरल्स मारे गए जो खुफिया तौर पर वहां मौजूद थे। ईरान ने इतनी शदीद तबाही मचाई कि इसराइलियों ने अपने असल नुकसान को छुपाने की कोशिश की और दुनिया को यह नहीं बताया कि उन्हें हकीकत में कितना बड़ा धचका लगा। यह भी याद रहे कि बीबीसी का एक रिपोर्टर महज एक फुटेज बनाने में कामयाब हो गया था। उसके बाद बीबीसी के साथ जो सुलूक किया गया वो सबके सामने है। वहां जो तबाही और बर्बादी थी उसने इसराइल के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया। सूरत हाल यहां तक पहुंच गई कि नेतन्याहू को खुद ट्रंप से कहना पड़ा कि हम इस वक्त तैयार नहीं हैं, हमले को कुछ वक्त के लिए मौखर कर दिया जाए, थोड़ी देर बाद अटैक किया जाएगा। और वही अटैक अब होने वाला है। लेकिन यहां असल सवाल यह पैदा होता है कि इतनी बड़ी सतह पर यह सब कौन कर सकता है? देखिए, हालिया खबरों में इसराइली फौज के अंदर वाज़ेह और शदीद तकसीम नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जिस जंग में नेतन्याहू सबको धकेल रहे हैं वो एक तवील जंग साबित होने वाली है और इसमें फौज के बहुत से लोग मारे जाएंगे। वो पहले ही गज़ा में बुरी तरह थक चुके थे। दुनिया भर में जहां भी जाते हैं इन पर पाबंदियां लग रही हैं, खास तौर पर इसराइली डिफेंस फोर्सेस के एहलकारों पर। इन्हें नफरत की निगाह से देखा जाता है। इसराइल के अंदर भी अब इनकी वो इज्जत नहीं रही। बहुत से फौजी शदीद ज़हनी दबाव और मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। जाहिर है, जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को, मासूमों को मारा जाए तो इसके असरात ज़हनों पर ज़रूर पड़ते हैं। इसी वजह से आज फौज के अंदर एक बड़ी और खुली तकसीम दिखाई दे रही है।
आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले आर्मी चीफ ने इस्तीफा दिया, इंटेलिजेंस चीफ ने इस्तीफा दिया, कई आला अफसरान को ओहदों से हटाया गया। एक के बाद एक वाकयात सामने आए। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि इतनी शद्दीद तकसीम के बावजूद वार रूम जैसी जगह में तो गिने चुने लोग ही होते हैं। वही जगह जहां बैठकर फैसला किया जाता है कि ईरान पर हमला करना है या नहीं, वहां डिफेंस मिनिस्टर होता है, आर्मी चीफ होता है और खुद वजीर आजम भी मौजूद होता है। तो ऐसे माहौल में इन सब की मौजूदगी के बावजूद अगर कोई जाली कैप्टन आकर वहां बैठ जाए, सारी बातें रिकॉर्ड करता रहे और पूरा डेटा इकट्ठा करता रहे, तो ये कोई आम बात नहीं। इसका साफ मतलब है कि फौज के अंदर तकसीम भी है और अंदर से ही मालूमात बाहर जा रही हैं। अब वो मालूमात वाकई ईरान को दी जा रही हैं या नहीं, इस हवाले से अभी हतमी तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं। लेकिन एक बात तय है कि जब जंग होती है, जैसा कि अब ईरान के साथ होने वाली जंग, तो अंदर से मालूमात का तबादला शुरू हो जाता है। जैसे माजी में ईरान के अंदर जंग के दौरान इसराइल को अंदर से मालूमात दी गई कि फलां शख्स को मार दो, फलां जगह पर हमला कर दो। लोग अपने ज़ाती हिसाब बराबर करते हैं, किसी को हटाना हो तो उसकी लोकेशन दे दी जाती है और बाद में पता चलता है कि इसराइल ने उसे मार दिया। बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल अब इसराइल के अंदर भी नजर आ रही है। बड़ी मिकदार में मालूमात इसराइल से बाहर निकल रही हैं। हालिया दिनों में जब कई लोगों को गिरफ्तार किया गया तो ये बात सामने आई कि ईरान इन्हें क्रिप्टो करेंसी के जरिए अदायगियां करता था। ईरान ने इन्हें हायर किया और एक शख्स इसराइल के डिफेंस सिस्टम की मुकम्मल तस्वीर बनाकर ईरान को फराहम कर रहा था। जिस तरह ईरान के अंदर से तस्वीर बनाकर इसराइल को दी जाती रही हैं, इसी तरह ईरान ने भी इसराइल के नेटवर्क के अंदर घुसकर ये काम किया। आपको याद होगा कि हालिया दिनों में ईरानी हैकर्स ने इसराइली वजीरों से लेकर दीगर आला शख्सियात तक के फ़ोन हैक कर लिए थे और उनकी तस्वीर और डेटा सब कुछ हासिल कर लिया था। लेकिन अब जो सूरत हाल बनती जा रही है, इसमें इसराइल के लिए वाकई खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। अगर इतनी बड़ी सतह पर कोई गैर मजाज शख्स अंदर दाखिल होकर सारी रिकॉर्डिंग, डेटा और नोट्स ले जा सकता है, तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि फौज के अंदर ऐसे कितने लोग मौजूद हो सकते हैं जो बुनियादी तौर पर ईरान के लिए काम कर रहे हों, या किसी और ताकत के लिए, या मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ जुड़े हों। इस तरह तो इसराइल का पूरा अंदरूनी नेटवर्क इंतहाई कमजोर हो जाता है। जरा इस पहलू पर गौर कीजिए कि हालिया दिनों में अमेरिका और इसराइल ने यह फैसला कर लिया था कि ईरान पर हमला किया जाएगा। नेतन्याहू वहां से अचानक किसी वजह से यूनान चले गए। इसराइली फोर्सेस हाई अलर्ट पर थीं, पूरे मुल्क में शेल्टर्स खोल दिए गए थे और अमेरिका ने हमले के लिए अपने जहाज तैयार रखे थे। हमला होने ही वाला था, लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हे पर इसे वापस ले लिया गया। अब आप खुद जवाब दीजिए, ये कहना कि हम तैयार नहीं थे या ये कहना कि किसी ताकत ने मुदाखलत कर दी, क्या आप इस बात को मानेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। असल कहानी ये लगती है कि अंदर से इनका पूरा नेटवर्क पकड़ा गया और यह भी मुमकिन है कि यह खबर जानबूझकर सामने लाई जा रही हो ताकि इसके बदले में एक इससे भी बड़ी खबर को छुपाया जा सके। वो खबर जिससे यह पता चले कि अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हो चुके हैं, क्योंकि इसराइल के अंदर बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अब जंग नहीं चाहते। वो थक चुके हैं। उन्हें बखूबी अंदाजा है कि ईरान ने जो पिछला हमला किया था वो इतना दर्दनाक था कि इसराइली उसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। इसराइल को हमास जैसे हमलों की आदत है। गोलियों से, पत्थरों से हमले, कोई पुराना सा ड्रोन आ जाए या कोई सस्ता पाइप मिसाइल, ये सब वो चीज़ें हैं जिनके वो आदी हो चुके हैं। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से आग लगना, आयरन डोम का तबाह होना, इंतहाई खतरनाक मिसाइल आकर पूरे इलाके के परखच्चे उड़ा देना, ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा न था, न है और ना कभी रहा है। अब वो शायद इसे नया नॉर्मल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अब ये सिलसिला चलता रहेगा। आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने अपने फौजी सरबराहान के साथ कितनी शदीद लड़ाइयां की। बार बार ट्वीट्स डिलीट होती रहीं, डिफेंस मिनिस्टर को हटाने की कोशिशें की गईं, फौज के अंदर बड़ी कशमकश चल रही थी, बगावत जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी जिसे आखिरकार ताकत से दबाया गया। लेकिन जो वाकया अब सामने आया है वो तारीख का एक इंतहाई अनोखा और खतरनाक वाकया है। इतनी हाई लेवल मीटिंग्स जहां वजीर दिफा हो, आर्मी चीफ हो, इंटेलिजेंस चीफ हो, शिन बैत का सरबरा हो और खुद नेतन्याहू मौजूद हो और वहां की सारी गुफ्तगू बाहर चली जाए, ये कोई आम बात नहीं। ये सब कुछ अंदरूनी गद्दारों के बगैर मुमकिन ही नहीं। अब चाहे इसे ये कहा जाए कि वो लोकल सतह पर किसी के साथ काम कर रहा था या फौज ने खुद ये काम कराया, हकीकत यही है कि ये सब अंदर से मुमकिन हुआ। जिस कर्नल के दस्तखत से उसे अंदर दाखिले की इजाजत मिली वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। इस लेवल के अफसर की सख्त तरीन जांच पड़ताल होती है। लेकिन अगर ईरान वाकई इस सतह तक पहुंच चुका है तो फिर यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग खुलकर कह रहे हैं कि इसके पीछे ईरान का हाथ था, हालांकि सरकारी तौर पर अभी किसी का नाम नहीं लिया गया। अगर वाकई ईरान इस लेवल तक रसाई हासिल कर चुका है तो फिर ईरान की हालिया धमकियों को संजीदगी से लेना होगा कि हम इसराइल को एक एक करके निशाना बनाएंगे या इस अंदाज में तबाह करेंगे।
अगर आप इन धमकियों को संजीदा लेंगे तो ये बात भी समझ आ जाएगी कि ईरान किसी भी हद तक जाकर, किसी भी लेवल पर जाकर कुछ भी कर सकता है। इसराइल की फौज को देख लीजिए, इनका आर्मी चीफ आज भी F-35 के बेस पर गया, जो इसका पसंदीदा नेवातीम बेस है। वहां जाकर वो फौजियों को यही कह रहा है कि तुम्हें लड़ना है, हर हाल में तैयार रहना है। तो अगर सूरत हाल ये है तो आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना होगा। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है और कोई भी बड़ा मामला सामने आ सकता है। बहरहाल असल हकीकत आने वाले वक्त में ही सामने आएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करें।